ये जो आपके सामने लाइन है ना, कांट्स कैटेगोरिकल इंपेरेटिव, ये एक ऐसा फ्रेज है विच यूपीएससी एस्पिरेंट्स ऑफन शुड एंड वुड कम अक्रॉस अगर आप एथिक्स की तैयारी कर रहे हैं। तो मेरा ये वीडियो बनाने का यही पर्पस है दैट मैं इस फ्रेज को, कैटेगोरिकल इंपेरेटिव को, इसको ब्रेक डाउन कर सकूं, आपको समझा सकूं कि एक्चुअल में ये है क्या। ना पहले आपसे शुरू करूं वीडियो, आपको बता दूं कि मेरा नाम है कुबेर सिंह और मैं स्लीपी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे एथिक्स, एसे और जियोपॉलिटिक्स पढ़ाता हूं। नाउ यू ऑलरेडी यूज्ड कांट्स कोर आइडिया। कभी आपने ऐसा कहा कि व्हाट इफ एवरीवन डिड दैट? हर कोई कूड़ा कचरा बाहर फेंक रहा है, हर कोई चलती हुई गाड़ी में से अपना डाइट कोक का कैन या पेप्सी का कैन फेंक रहा है, हर कोई एग्जाम में चीट करके पास हो रहा है, हर कोई लाइन को काट के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, या एवरीबडी इज लाइंग, तो मैं भी कर लेता हूं बिकॉज हर कोई कर रहा है। या कभी आपके माइंड में ऐसी बात आई हो कि नहीं यार, अगर सारे ऐसे कर रहे हैं तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। और अगर अगर आपने ये बात सोची कि नहीं यार सारे ऐसे करते हैं तो डजंट रियली जस्टिफाई कि मैं भी झूठ बोलूं या मैं भी चोरी करूं या मैं भी अनएथिकल काम करूं, और अगर आपके माइंड में ये बात आई तो देखो कंग्रेचुलेशंस, आपने ऑलरेडी इमैनुअल कांट का, जो कि एक जर्मन फिलोसोफर ठहर चुके हैं, उनका ऑलरेडी आपने कोर आइडिया यूज कर लिया था अनकॉन्शियसली। या अगर आप ऐसे हैं कि आपको लगा हो कि यार मेरे को ना ये काम नहीं ऐसा करना, बिकॉज व्हाट इफ अगर मैं चीटिंग करूं या मैं झूठ बोलूं या मैं लाइन को, क्यू को काट के आगे फटाफट जाने की कोशिश करूं, व्हाट इफ अगर मैं ऐसा कर रहा हूं तो बाकी भी ऐसे करें। Which means in both the scenarios आपने ऑलरेडी इमैनुअल कांट का कोर आइडिया यूज कर लिया है। तो कंग्रेचुलेशंस दैट बिना इमैनुअल कांट के आइडिया को पढ़े आप उसको ऑलरेडी अप्लाई कर चुके। अब हु वाज कांट? एक 18th सेंचुरी जर्मन फिलोसोफर थे। इन्होंने एक जिंदगी का पेचीदा सवाल, उसको आंसर करने में अपना पूरा जीवन लगा दिया। कैसे पता करें कि कोई किया गया कार्य, कोई किया गया काम सही है या गलत है? क्या जो हमने काम किया है, क्या उसमें हमने सिर्फ अपनी कन्वीनियंस को चूज किया है, या हमने इस करके वो काम किया है बिकॉज बाकी सब भी वही काम कर रहे हैं, या उस काम के पीछे, कार्य के पीछे हमारी मंशा यानी कि हमारी इंटेंशन बहुत साफ थी। तो हम अपने कार्य को, हम सुबह से लेकर शाम तक कार्य करते हैं, काम करते हैं, चाहे आप सो रहे हैं, हंस रहे हैं, रो रहे हैं, कहीं नौकरी करने जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, बैंक में जा रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, बैंक में डाका डाल रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप कर्म कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। कैसे पता करें कि ये कर्म, ये कार्य सही है या गलत है? क्या हम अपनी कन्वीनियंस को मद्देनजर रखते हुए वो कार्य कर रहे हैं, या क्या हम इसी करके वो काम कर रहे हैं बिकॉज हर कोई वो कर रहा है? हमारे पास सोशल प्रूफ है, हमारे पास सोशल प्रूफ है कि विराट कोहली वो ब्रांड का परफ्यूम यूज करते हैं तो भैया मैं भी वो यूज करूं। यानी कि हमारे जो भी एक्शंस हैं उसके उसके वो किस फाउंडेशन के ऊपर बेस्ड है, और क्या वो सही है कि गलत है? तो इमैनुअल कांट की पूरी जिंदगी यही समझाने में निकल गई। ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं? वो ये सोचते हैं कि यार ठीक है ना, हो गया, मतलब मेरे को लोन लेना था, मैंने अपने सिबिल को फॉर्ज कर दिया, या मैंने अपने अकाउंट में कहीं से पैसे जुड़वा लिए, या मैंने किसी और के अकाउंट से चोरी करके दिखा दिया कि मेरे अकाउंट में इतने पैसे हैं तो मैं लोन के एलिजिबल हूं, मेरे को लोन मिल गया ना। चाहे उसके लिए मैंने किसी और के अकाउंट से पैसे हेराफेरी करी हो, चोरी करी हो, मेरे को लोन तो मिल गया ना। यानी कि मेरे को जो आउटकम था लोन मिलने का वो मिल गया है। जो प्रोसेस था वो प्रोसेस, चाहे मेरा जितना मर्जी अनएथिकल हो, चाहे मेरे को अपने बैंक अकाउंट में अपने फंड्स को मैनिपुलेट करना हो, वो मैंने करा, लेकिन मेरे को लोन मिल गया। तो यानी कि सही क्या हुआ? भैया लोन मिल गया। ज्यादातर लोग यही सोचेंगे। कांट क्या कहेंगे? इमैनुअल कांट कहेंगे कि बहुत डेंजरस है कि आउटकम, तो भैया आप तो लकी हो सकते हो ना कि आपने एग्जाम टॉप कर दिया। हाइपोथेटिकली जैसे नीट का पेपर लीक हुआ है, वैसे मान लो कि यूपीएससी का पेपर लीक हो जाता है और वो केवल आपको या आपके 10-15 दोस्तों को पता है कि भैया वो पेपर आपके पास है, वो लीक हो जाता है, तो आपने तो आउटकम तो अचीव कर लिया कि आपका पेपर क्लियर हो गया, लेकिन वो आउटकम, यू वर लकी दैट यू वर नॉट कॉट। बट क्या वो एथिकल है? क्या वो सही है? सो देयरफॉर इमैनुअल कांट ये कहते हैं कि जो आउटकम है ना, आउटकम के ऊपर इतना एम्फेसिस नहीं करना चाहिए कि आउटकम तो आपको लकी है, फॉर्चुनेट है, ग्रीडी है, लालची है, कैसे ना कैसे तो मिल जाएगा। इमैनुअल कांट यही कहते हैं कि कैसे ना कैसे नहीं मिलना चाहिए, प्रोसेस को फॉलो करना बहुत जरूरी है। कि अगर आप एथिकल मीन्स को फॉलो करेंगे
तो आपको एथिकल आउटकम्स मिलेंगे। पर इमैनुअल कांत ये कहते हैं कि एथिकल आउटकम ना भी मिले बट आपको एथिकल मीन्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है। कैटेगोरिकल इंपेरेटिव, एन एक्शन इज ओनली राइट इफ यू कुड विल इट टू बिकम अ यूनिवर्सल लॉ। कि आप, अगर आपको लगता है कि आपको बैंक से लोन लेना है लेकिन आपके बैंक अकाउंट में एक भी रुपया नहीं पड़ा हुआ और आपको अपने बैंक अकाउंट में कुछ पैसे पार्क करने हैं, वो आपने अनएथिकल मींस के जरिए अपने अकाउंट में फंड्स पार्क करे, आपने अपने अकाउंट्स में कुछ मैनिपुलेशन किया, आपने दिखाया कि मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपया पड़ा है, मेरे को 20 लाख का लोन चाहिए। अब अगर आप ये काम कर रहे हैं तो सोचो, क्या आप इसको अज्यूम करेंगे कि हर कोई इंसान पूरी दुनिया में अपने अकाउंट को, अपने फंड्स को मैनिपुलेट करके दिखाए और लोन लेता रहे? नहीं करेंगे ना ऐसा। तो विच मींस कि ये जो कार्य आपने करा है वो यूनिवर्सल लॉ नहीं बन सकता है। सो देयरफॉर समथिंग एवरीवन इन एवरी सिमिलर सिचुएशन कुड डू। डू यू थिंक दैट कि ये चीज अगर हर कोई करना चाहे हर एक सिचुएशन में, डू यू थिंक इट वुड बी एथिकल? डू यू थिंक इट वुड बी गुड? इट वोंट बी गुड। ऑलराइट, इट वोंट रियली बी गुड। सो देयरफॉर कैटेगोरिकल इंपेरेटिव ये कहता है कि आप कोई भी काम करने वाले हो, ये सोचो कि वो काम अगर यूनिवर्सली अप्लाई हो। आपको लगता है कि चीटिंग करना सही है तो यूनिवर्सल चीटिंग सही है। आपको लगता है कि झूठ बोलना सही है तो आपको लगता है कि यूनिवर्सल लॉ बन जाना चाहिए कि हर कोई झूठ बोले। यूनिवर्सल लॉ क्या है? सच बोलो, ऑनेस्टी से काम करो, ट्रांसपेरेंसी से काम करो। सच तो यही है ना, सत्य तो यही है ना। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, डिसऑनेस्टी से काम करना है, करप्शन करना है, तो उसको आप यूनिवर्सलाइज करना चाह रहे हैं, तो आप सोचो आपका जहन आपको क्या कहता है, आपका कॉन्शियंस आपको क्या कहता है कि वो सही होगा। नाउ हाइपोथेटिकल इंपेरेटिव, अगर आपको कोई आउटकम चाहिए, इफ यू वांट अ सर्टेन आउटकम, लेट्स से दैट इज एक्स, डू वाई। यानी कि आपको वो आउटकम लेने के लिए कंडीशन है कि आपको ये वाई करना पड़ेगा। यानी कि अगर आपको यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करना है तो भैया आप ये करो, आप ये वाली चीज पढ़ो, वो वाली चीज पढ़ो, क्योंकि आपको यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करना है। तो यू विल एंड अप डूइंग दैट वाई, नॉट WHIY वाला बट वाई वाला वाई। यानी कि कंडीशनल है, डिपेंड करता है आपके गोल के ऊपर कि आपका गोल क्या है। कैटेगोरिकल इंपेरेटिव करता है कि डू वाई, चुप एंड फुल स्टॉप। यानी कि कैटेगोरिकल इंपेरेटिव ये कहता है, बहुत आइडियलिस्टिक बात, कि आपको यूपीएससी क्रैक करना ना, आप पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। यानी कि कीप ऑन स्टडिंग, आउटकम मिले ना मिले बट पढ़ते रहो। यानी कि कैटेगोरिकल इंपेरेटिव थोड़ा सा यहां पे अगर हम देखें तो भगवत गीता में जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि यार तुम फल की चिंता मत करो, तुम क्यों सोचते हो कि तुमने अगर तीर चलाना है तो तुम्हारे सामने सॉरी, तुम ये क्यों सोचते हो कि तुम्हारे सामने तुम्हारा भाई खड़ा है, तुम्हारे रिलेटिव्स खड़े हैं, तुम्हारे कोई भी रिश्तेदार खड़े हैं, कि ये सब चीजें तुमको बस बंदिशों में बांध रहे हैं, तुमको ये बंदिशों में नहीं बंधना है। एंड देयरफॉर भगवत गीता में भी कृष्ण भगवान ने ये कहा था कि तुम अपने कर्म पे फोकस करो, एक्शन पे फोकस करो, डोंट वरी अबाउट द आउटकम। तो कैटेगोरिकल इंपेरेटिव भी यही कह रहे हैं कि आप अपने कर्म पे फोकस करो, अपने एक्शन पे फोकस करो। लेकिन हाँ, आपका जो एक्शन है वो एक्शन तुम करने से पहले ये सोचो कि क्या तुम उसको यूनिवर्सलाइज कर पाओगे। अगर हाँ तो करो। अगर आपको लग रहा है कि आपका एक्शन अनएथिकल है, वो यूनिवर्सलाइज नहीं हो सकता है, तो मत करो। लेकिन कैटेगोरिकल इंपेरेटिव कहता है कि एक्शन करो, अनकंडीशनल करते रहो, रिगार्डलेस आपको क्या आपका आउटकम आता है कि नहीं आता है। रियल मॉरल ड्यूटीज आर नॉट दैट इफ यू वांट टू बी गुड डोंट लाई। मॉरल ड्यूटी है दैट नेवर लाई। अगर आपको अच्छा बच्चा बनना है तो झूठ मत बोलो, यानी कि अगर मगर वाली बात आ गई है। कैटेगोरिकल इंपेरेटिव कहता है कि भैया झूठ बोलना ही नहीं है, तुम अच्छे बच्चे हो, बुरे बच्चे हो, जैसे भी बच्चे हो, तुमने झूठ बोलना ही नहीं है। अब यूनिवर्सल लॉ वाला टेस्ट करते हैं। आस्क योरसेल्फ, व्हाट इफ लिटरली एवरीवन डिड व्हाट आई एम अबाउट टू डू? अगर आंसर ब्रेक करता है सिस्टम को, देन मेक द एक्शन सेल्फ डिफीटिंग और क्रिएट्स अ कॉन्ट्रडिक्शन, देन इट्स रॉन्ग। यानी कि आप लिटरली अपने आप से पूछो कि यार कि मैं ना अभी बैंक जाने वाला हूं और मुझे पैसे की जरूरत है, और अगर मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है ना, तो मैं काम करूंगा, मैं किसी और के अकाउंट में तो पैसे होंगे, तो उसके अकाउंट से ना फॉर्ज करके, नकली साइन करके उसके अकाउंट में से पैसे निकलवा के आ जाऊंगा। व्हाट इफ आप ये सोचो कि हर कोई इंसान ऐसा शुरू कर दे कि भैया मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है तो मैं किसी और के अकाउंट से पैसे निकलवा के आ जाऊं, तो कैसा होगा? क्या आप इस बात को इंकरेज करोगे, इस बात को यूनिवर्सलाइज करोगे, या आप ये बोलोगे नहीं यार मेरे केस में मेरे को इमरजेंसी थी इस करके मैंने ऐसा किया, बट हर किसी के केस में मैं यूनिवर्सलाइज नहीं करूंगा? Which means कि अगर आप खुद ये बात यूनिवर्सलाइज नहीं करेंगे तो कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है, which means कि आपका ये एक्शन सही तो नहीं है।
विच मीन्स ऑल्सो कि रिलेशनशिप में लेट अस से कि आप कहते हैं कि हाँ यार मैं तो चीटिंग करूंगा, मैं तो इनफिडेलिटी करूंगा, यानी कि मैं तो मल्टीपल पार्टनर्स के साथ अपने रिलेशन रखूंगा। तो अगर आपको ये लगता है कि हाँ सबको ऐसा करना चाहिए और आप कन्विंस्ड हो, मींस कि आपने अपने नजरिए से इसको नॉर्मलाइज कर दिया है, यूनिवर्सलाइज कर दिया है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैं ऐसा अगर करूं कि मेरे मल्टीपल डेटिंग पार्टनर्स हो लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड के मल्टीपल डेटिंग पार्टनर्स ना हो या किसी और के मल्टीपल डेटिंग पार्टनर्स ना हो, तो देखो एक कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट हो रहा है ना, विच मींस कि आप ये जो कार्य कर रहे हो इनफिडेलिटी का, चीटिंग का, दैट इज रॉन्ग, दैट इज नॉट करेक्ट। Lying to get a loan. You lie on a loan application because आप desperate हैं. Now universalize it. What if everybody starts lying on a loan application जब उनको desperation है, पैसों की requirement है? So therefore, Immanuel Kant क्या कहेंगे? वो कहेंगे कि lending itself collapses. Nobody could trust any application. And the lie will only work because most of the people don't lie. So therefore, that is the contradiction, which is wrong. Now, अगर हम बोले कि बस यार सिर्फ इसी बार हम कर रहे हैं, यू प्रॉमिस टू रीपे अ फ्रेंड एंड यू सीक्रेटली प्लान टू ब्रेक इफ इट इज कन्वीनियंट, ना यूनिवर्सलाइज इट। आपने किसी को प्रॉमिस किया, आपने किसी से 5,000 रुपीज लिए और आपने उसको बोला कि मैं आपको इस महीने की 15 तारीख को लौटा दूंगा, आप वो नहीं कर पाए। अब आपका फ्रेंड आपको कहता है कि भैया कब पैसे वापस लौटाओगे, आपने वो प्रॉमिस ब्रेक कर दिया, वो 15 तारीख का 1 तारीख हो गया, फिर दिन अगले महीने का 15 आ गया, दिन 1 हो गया, यानी कि आप रेपिटेटिवली प्रॉमिस ब्रेक करते हैं। इमेजिन अगर हर कोई इंसान दुनिया में प्रोमिसेस को ब्रेक करता है तो क्या होगा। प्रोमिसेस की जाती हैं, यू हैव टू कीप अप योर प्रोमिसेस, राइट, दैट इज अ साइन ऑफ फेथ व्हिच यू आर शोइंग इन द अदर पर्सन एंड द अदर पर्सन इज शोइंग इट इन यू। ट्रस्ट की बात आती है। सो देयरफॉर द कांसेप्ट ऑफ प्रॉमिस वुड बी नथिंग अगर ऐसी प्रोमिसेस हम ब्रेक करते रहे। यानी कि अगर हम प्रोमिसेस पे रिलाई करते रहेंगे, आप रिलाई कर रहे हो प्रोमिसेस पे लेकिन आप लोगों की प्रोमिसेस तोड़ रहे हो, सो देयरफॉर इसको आप यूनिवर्सलाइज तो नहीं कर सकते ना, बिकॉज आप खुद ही तोड़ रहे हो। तो वुड यू एक्सपेक्ट कि दुनिया भर में अगर प्रोमिसेस टूट रही है तो आपके साथ जो प्रोमिसेस कोई करेगा वो दैट पर्सन ही और शी वुड कीप अप टू दैट प्रॉमिस? नो। द सेकंड बिग आइडिया, पीपल आर नॉट टूल्स. Never ever treat a person merely as a means to achieve your end. Always believe something that always also be as an end in themselves, which means that don't use people. हर एक व्यक्ति का इंट्रिंसिक वर्थ होता है, हर एक व्यक्ति का इंट्रिंसिक वर्थ होता है. एवरी पर्सन इज नॉट हैविंग इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू. every person, every living being around the world has having some kind of intrinsic value. It is not that the other person is only useful to you, that's why. So treat people because of their inherent worth, not because they are useful or more resourceful to you. That is what Immanuel Kant is saying, that do not use people as means to achieve a certain end. The humanity formula, using someone. आप किसी दोस्त के कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल कर रहे हो to get a job with zero intention of now it is not a wrong idea to take a favor from your friend. फ्रेंड है तो आपकी वो हेल्प कर सकता है, बट आपका इंटेंशन नहीं है अपनी रियल फ्रेंडशिप को डेमोन्स्ट्रेट करने का. आप सिर्फ अपने फ्रेंड के कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल कर रहे हो ताकि आपको किसी तरह जॉब मिल जाए, बट आप दोस्ती निभा नहीं रहे हो अपने दोस्त के साथ जिसकी हेल्प ले रहे हो. यानी कि आप किसी को यूज कर रहे हो, आप उस फ्रेंडशिप को यूज कर रहे हो. रिस्पेक्टिंग समवन, आस्किंग अ फ्रेंड फॉर अ जेन्युइन फेवर when you still care about them as a person, that look, I need a favor from you, I am the one in need, but I do care for you. It is not that I care for you because I need a favor. I care for you and I need a favor. Are you understanding that thing? That is what Immanuel Kant would say. Respect someone. Respect someone not just because वो person बहुत influential है, powerful है, whatever it is, but that person is not a tool to achieve a certain end. Now, why Kant is rejecting the ends justifying the means? For Kant, a good outcome can never launder a bad action. So, lying to a murderer to protect a friend might still be technically wrong to Kant, because lying itself is violating the duty of being truthful, because lying is not a noble outcome. All right? This is the most controversial part of his theory. Now, you might say कि no sir, एंड जस्टिफाई करते हैं मींस को. कांट इज सेइंग दैट लुक, द एंड जस्टिफाई द मींस वाली बात नहीं आती है. मींस हैव टू बी मोर अप्रोप्रिएट. द मींस टू अचीव द एंड, दैट इज व्हाट कांट इज इंटरेस्टेड इन. ऑलराइट, सो जस्ट बिकॉज योर फ्रेंड has murdered somebody and you're lying to the other person that no, it's not my friend who was murdered, you are doing a disservice as per Immanuel Kant. Although you're showing honesty and loyalty towards your friend, but you are doing disservice to the victim, to the person who has died, by not revealing the truth, who has done the murder.
Now, an action only has full moral worth when it is done from duty, not just from natural inclination. Now, duty over feelings. This is the most misunderstood claim. Example, आप किसी की मदद कर रहे हैं because it's the right thing to do. That is counting more morally than helping only because it is making you feel good. Doesn't mean कि feeling good is a bad thing. It means कि आपकी जो ड्यूटी है किसी को हेल्प करने की should not be dependent upon mood. Today you are saying that you're walking on the road and you see कि किसी का एक्सीडेंट होता है and you rush towards that spot to help that मोटरसाइकिल वाला और स्कूटर वाला और रिक्शा वाला, उसको आप गाड़ी में लेके जाते हैं, हॉस्पिटल लेके जाते हैं, नॉट बिकॉज कि आपका मूड था तो आप लेके गए हैं. यू विल डू इट इररिस्पेक्टिवली कि आपका मूड है कि नहीं है, बिकॉज एज अ सिटीजन वो आपकी ड्यूटी बनती है. So therefore that is morally your duty to commit that act of social service. Now Kant का framework is giving you a rules based compass for situations जहां पे just calculating the best outcome is not really very well self-serving. All right, so for example, corruption, whistleblowing, honesty under pressure, keeping commitment when no one is watching. Now understand these things that ये कुछ value systems हैं, ये कुछ values हैं कि आप सच का पर्दाफाश करना चाहते हैं, आप सच में रहना चाहते हैं, आप सच को मेंटेन करना चाहते हैं इवन तो आपके ऊपर प्रेशर है, आप अपनी कमिटमेंट को फुलफिल करना चाहते हैं चाहे कोई आपको देख रहा है या नहीं देख रहा है. फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आपकी मेंटरशिप कॉल थी मेरे साथ, आप मेंटरशिप कॉल पे नहीं आए लेकिन मैं उस मेंटरशिप कॉल पे प्रेजेंट हूं कि भैया जब आप आएंगे तो आई बी प्रेजेंट होता है. Which means that you are being truthful and loyal towards your duty even if nobody is watching you. No worries at all. You have to be truthful to your commitments. People think कि कांत का मतलब never break any rule ever. But what it actually means that test the principle behind your action, not the literal rule. Question isn't is lying illegal over here. It is that could the reasoning behind this lie work as a universal principle? कि अगर मैंने झूठ बोला और ये रीजन करके मैंने झूठ बोला तो क्या इसको अगर मैं यूनिवर्सलाइज करूं तो क्या बात सही है? Would I want people also to do the same thing with me? All right. So therefore, the why part. Now Kant is asking you that why have you stolen? Why have you lied? Why have you not been transparent? If you think that why is justified, are you able to universalize that why? If not, if it is contradicting, then you are doing something wrong. So categorical imperative gives almost no flexibility for context. It is struggling with conflicting duties. For example, honesty versus protecting someone from harm. Critics call this its biggest weakness, worth knowing both the power and the limit of the framework. Categorical imperative is giving almost no flexibility for the context. ये struggle करता है conflicting duties के साथ. Honesty के साथ काम करें या किसी और को हार्म से बचाएं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको मैंने बोला कि आप अपने दोस्त से फेवर लेना चाह रहे हैं बिकॉज आपको जॉब चाहिए और आप उसकी केयर भी करते हैं. नॉट दैट कि आप उसकी केयर इसलिए करते हैं बिकॉज वो आपको जॉब देने में मदद कर रहा है. बट द सेम टाइम वही दोस्त आपका एक मर्डर करता पकड़ा गया, मतलब आपने देख लिया कि वो किसी का मर्डर कर रहा है. अब आप उसके लिए केयर करते हैं, आप उसके जेन्युइन फ्रेंड हैं, लेकिन यहां पे आप एक डिलेमा में हैं कि आपने देख लिया कि वो मर्डर कर रहा है. तो इमैनुअल कैंट के हिसाब से आपको बताना पड़ेगा कि भैया मेरे दोस्त ने ही मर्डर करा है, उसको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे. यानी कि आपने एक तरफ बोला कि अपने दोस्त की मैं केयर करना चाहता हूं, उसने मेरे को जॉब दिलाई, लेकिन मॉरली नैतिकता के तौर पे आपने जो अपने सामने देखा उसने आपको दंग कर दिया. तो कांत क्या बोलेंगे? कांत बोलेंगे दैट यहां पे इस सिचुएशन में यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट. इस सिचुएशन में आप अपने फ्रेंड को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन इन्वेस्टिगेशन वालों को, पुलिस वालों को, या जब इन्वेस्टिगेशन होगी या विक्टिम के फैमिली को बता देंगे कि हाँ इसने मर्डर किया. So the one line summary, don't ask what you can get away with. Can I get away with cheating? Can I get away with disloyalty in my relationship? Can I get away with fidelity? Can I get away with, like just leaking this paper and cracking this exam and becoming all India rank 1? Ask what this whole world would look like if everyone is doing what you're doing. Cheating, dishonesty, disloyalty, whatever. And whether you're treating the people around you as ends, not as tools. क्या आप अपने लोगों को, आपके आसपास जो लोग हैं, क्या आप उनको ट्रीट कर रहे हैं as ends in themselves or as means or as tools? If you're treating the people around you as an end, as ends in themselves, not as tools, then you're doing the right thing as per Immanuel Kant. But if you're using them to achieve to a certain end, then you're doing disservice to the humanity. Next time when you're tempted to make an exception, अभी कर देता हूं, बस एक बारी, आपने प्रॉमिस किया कि मैं स्मोक नहीं करूंगा
आपने प्रॉमिस किया कि मैं आपसे ड्रिंक नहीं करूंगा, लेकिन अभी आपके सामने सिगरेट आपको देगी, अभी आपके सामने आपको आपके फ्रेंड्स 4-5 फ्रेंड्स बैठ के शराब पी रहे हैं, तो आपने अपने साथ प्रॉमिस किया ना कि मैं नहीं करूंगा। लेकिन अगर आप टेम्पटेड फील कर रहे हैं वो करने के लिए, अरे अभी कर लेता हूं कोई बात नहीं, बस अभी एक बार प्रॉमिस ब्रेक कर रहा हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बाद में नहीं करूंगा, देन अंडरस्टैंड वन थिंग, सोचो कि इमैनुअल कांत आपके कंधे पे आपको टैप कर रहे हैं कि बेटा हेलो, याद है आपने अपने साथ क्या प्रॉमिस करी थी। और मैं ये चाहूंगा कि अगर आपने ये वीडियो देखा है एंड तक, तो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपके साथ कभी ऐसी सिचुएशन हुई है कि आपने कोई कमिटमेंट किया, प्रॉमिस किया, लेकिन आप उस पर खड़े नहीं उतर पाए। मुझे कमेंट में बताइएगा। बहरहाल हमारे सभी कोर्सेज पे 27% ऑफ चल रहा है। विकसित भारत का कोड का इस्तेमाल कीजिए। इंडिपेंडेंस डे का मौका है, आसपास है, आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।